वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 की एग्जाम्पल 5 जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 5 है उसकी बेस पर हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसका टाइटल है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन सिनेरियो। बेसिकली इस क्वेश्चन में 4 सिनेरियोज हैं जिसमें से 2 हमने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 5 पर बेस किए हैं और 2 जो हैं वो हमने खुद डेवलप किए हैं ताकि ओवरऑल तमाम सिनेरियोज जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कवर हो जाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक लेक्चर वीडियो लाजमी देख लें जिसका टाइटल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस ही है। तो क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 एसएल प्रोमिसेस टू सेल 120 प्रोडक्ट्स टू सीएल फॉर ₹12,000 यानी ₹100 पर प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इक्वली ऑन जनवरी 31 एंड February 28 यानी 120 में से 60 जो है वो जनवरी एंड पर और 60 फरवरी एंड पर डिलीवर करनी है। सीएल पेड ₹12,000 इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी पैसे सारे जो हैं वो शुरू में एडवांस में ही दे दिए गए हैं। ऑल प्रोडक्ट्स वर डिलीवर्ड एज एग्रीड। इसके बाद हमें मॉडिफिकेशंस दी हुई हैं और मॉडिफिकेशंस डिफरेंट जो दी हुई हैं उसमें हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी और सिचुएशन सी। अब मॉडिफिकेशन की डेट हम देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन की डेट है Feb 15। सो हमें जो है जब मॉडिफिकेशन हो रही है उससे पहले एक डिलीवरी हो चुकी होगी 60 प्रोडक्ट्स की और यहाँ तक कि हम रिकॉर्डिंग बेसिकली कर लेंगे तो उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन के इम्पैक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो चारों सिचुएशंस में जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हम ये फॉलो करेंगे कि हम हर पार्ट को अब 1 बाय 1 जो है सॉल्व करते जाएंगे और सबसे पहले हम इनिशियली जो हमें 12,000 का एडवांस मिला है और फर्स्ट जो गुड्स की डिलीवरी हुई है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे फर्स्ट सिचुएशन में और फिर हर सिचुएशन को 1 बाय 1 डील कर रहे होंगे। हम आंसर डेवलप करते हैं। तो पहली जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें हमने एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर करना है। इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं और हमारी जो इनिशियल एंट्रीज हैं वो 1 जनवरी 2021 को हमें पैसे रिसीव होंगे और क्योंकि अभी तक हमने गुड्स डिलीवर नहीं की और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये अगर हम कैलकुलेशन इसकी रिफ्लेक्ट करना चाहें तो 120 यूनिट्स इंटू ₹100 के हिसाब से ये ₹12,000 बनते हैं जिसकी हम एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हाफ गुड्स जनवरी 31 को डिलीवर होंगी, इनको भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब गुड्स डिलीवर होंगी पैसे उनके अगेंस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी को ख़त्म कर देंगे और हाफ गुड्स 6,000 की बनती हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। इसको अगर आप यूनिट वाइज कैलकुलेट करना चाहें तो 60 यूनिट्स इंटू 100 के हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जब हमारी यहाँ तक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें हमने मॉडिफिकेशंस को डील करना है। तो अब सिचुएशन ए की मॉडिफिकेशन देखते हैं। So on Feb 15, the contract is modified to require the delivery of an additional 30 products to CL on March 10 at ₹80 per product यानी टोटल 2400 बन जाएंगे। CL paid additional amount on modification date यानी उन्होंने ये पैसे Feb 15, 2021 को ही दे दिए। अब सिचुएशन जो हमारे सामने है ए, उसमें एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट भी हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स को। और इन दोनों क्राइटेरिया मीट होने का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है उसको एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे अकाउंट फॉर करना चाहिए और जो ऑलरेडी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड हो रहा है उसको एज इट इज़ ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे कोई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन ना होती। तो एडिशनल 30 प्रोडक्ट जो हैं वो एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे रिकॉर्ड होंगी। अब हम इसकी अकाउंटिंग करते हैं। सो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हैं कि हमने ये मेंशन भी किया हुआ है कि अकाउंट किया जाएगा इसको फॉर एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। तो 15 फेब को जो हमें पैसे मिले 2400 उनको हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लेंगे। 30 यूनिट फॉर ₹80 के हिसाब से और ये बिल्कुल एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर रिकॉर्ड होंगे।
जब हमारे पास 28 फेब की डेट आएगी तो उस पर हमने उसका रेलिवेंट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना है, जो कि बनेगा 60 यूनिट्स के हिसाब से ₹100 जो है बन जाएंगे हमारे 6000। तो हम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद 10 मार्च को एडिशनल जो 30 गुड्स हैं वो हम डिलीवर कर देंगे, तो उनकी जो अमाउंट बनती है वो 2400 ही बनती है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हमने जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसे ही रिकॉर्ड किया है जैसे मॉडिफिकेशन ना हुई होती तो तब रिकॉर्ड करते, और मॉडिफिकेशन जो है उसकी एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट जो है रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 12,000 का एडवांस आया, 6,000 की गुड्स डिलीवर कर दी, फिर 6,000 की और डिलीवर कर दी, मॉडिफिकेशन से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो एडिशनल मॉडिफिकेशन की वजह से एडिशनल गुड्स देनी है उनको सेपरेट रिकॉर्ड किया और उनका सेपरेट रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर लिया। तो सिचुएशन ए वॉज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब सिचुएशन बी देखते हैं। सिचुएशन बी ये है कि जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन वो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं करते। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे रिकग्नाइज नहीं कर सकते, बल्कि इसको अब इस तरीके से रिकग्नाइज करना पड़ेगा जैसे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया हो और न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया हो, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिएट होगा उसमें जो प्रीवियस अनरिकग्नाइज्ड हमारा रेवेन्यू है उसको न्यू अमाउंट के साथ मिक्स करके ओवर द यूनिट्स जो हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करके फिर चलेंगे। सो यहाँ पर हम इन एडिशनल 30 प्रोडक्ट की जो काउंटिंग है उसकी तरफ चलते हैं और आंसर बी को करते हैं। अब आंसर बी में हमारी जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, इसलिए इनको हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली हम जस्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे कि सिचुएशन बी में हमने काउंटेड करना है इसको एज टर्मिनेशन ऑफ होल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सो 15 फेब को जब हमें 30 यूनिट्स पे 80 के हिसाब से पैसे मिलेंगे, तो 2400 के जब पैसे मिलेंगे तो बैंक डेबिट कर देंगे हम और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्री तो सेम ही है यहाँ तक भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो चीज़ चेंज हो जाएगी। अब वो चीज़ क्या चेंज होगी कि 28 फेब को जब हम अब डिलीवर करेंगे 60 यूनिट्स, तो हम एवरेज प्राइस निकालेंगे कि जो 6,000 की रेवेन्यू ऑलरेडी बाकी था और 2400 जो मज़ीद दिया है, यानी इन 12,000 में से 6,000 चला गया, 6,000 बाकी है और 2400 ये जो टोटल आया तो 8,400 बन गए। तो इस 8,400 को 90 यूनिट से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 60 यूनिट से जो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो दैट वुड बी 5,600। तो जब हम ये 60 यूनिट्स डिलीवर कर रहे होंगे तो हम 5,600 की कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी तरह जब 10 मार्च की डेट आएगी तो जो मज़ीद हम 30 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनको भी सेम फार्मूला अप्लाई करते हुए हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और अब 30 यूनिट्स के बनेंगे ऑब्वियसली इसका हाफ, यानी 2,800। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमारी डेबिट हो जाएगी और रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि हमने जो रिमेनिंग रेवेन्यू था और जो एडिशनल प्रोडक्ट की कंसिडरेशन थी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। तो 60 और 30 जो यूनिट्स की डिलीवरी है उस हिसाब से उनको फॉलो किया। ये हमने तब अप्लाई किया जब हमारी गुड्स जो हैं डिस्टिंक्ट थी, लेकिन वो जो प्राइस है वो उसके इंक्रीमेंटल गुड्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। सिचुएशन सी की तरफ चलते हैं। सिचुएशन सी एग्जैक्टली सिचुएशन बी जैसी है, यानी इसमें भी जो हमारे पास एडिशनल गुड्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं एंड दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें एक एडिशनल पॉइंट है कि इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 60 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सप्लाइड
had minor defects, जो ऑलरेडी 60 हम डिलीवर कर चुके थे उनमें माइनर डिफेक्ट्स थे, एंड एस वेल एग्री टू गिव ₹900 क्रेडिट टू CL। कस्टमर को आपने 900 का क्रेडिट दिया, 15 पर प्रोडक्ट और 60 प्रोडक्ट्स। तो अब कस्टमर आपको जो पेमेंट है वो 2400 की नहीं कर रहा होगा। कस्टमर आपको पेमेंट करेगा 1500 की, और जो पुरानी प्रोडक्ट्स आप ऑलरेडी सप्लाई कर चुके हैं उसके लिए आप रेवेन्यू को रिवर्स कर देंगे। अगर आप कस्टमर को पुरानी गुड्स के ऊपर कोई क्रेडिट दे रहे हैं तो उसके लिए जो प्रीवियस गुड्स हैं उन पे रेवेन्यू रिवर्सल रिकॉर्ड होगा। तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो वंस अगेन सिचुएशन सी में हमने अकाउंट फॉर कैट करना है एज टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, और साथ ही क्रेडिट को रिकॉर्ड करना है। तो हम 15 Feb को जो हमें पैसे रिसीव होंगे अब वो जस्ट होंगे 1500, क्योंकि 900 से हमारा रेवेन्यू रिवर्सल रिकॉर्ड हो रहा होगा। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम पूरे 2400 की रिकॉर्ड करेंगे, जो कि 30 यूनिट्स पर 80 के हिसाब से बनती है। अब जो ये एंट्री पास हुई है इसमें आप नोटिस करें तो प्रीवियस रेवेन्यू को एडजस्ट किया गया है। करंट लाइबिलिटी अभी भी आपकी जो है वो 80, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी अभी भी 8400 है। 6000 जो इसमें से बची हुई है और 2400 की जो मज़ीद रही हुई है। तो आंसर बी में जो हमारी ये एंट्री थी वो चेंज हो गई क्योंकि उस क्रेडिट ऐड हुआ है, लेकिन जो बाकी हमारी एंट्रीज़ हैं वो एज इट इज़ चलेंगी। यानी जो हमने मज़ीद रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो बिल्कुल वैसे ही करना है, तो ये सेम एंट्रीज़ हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब हम क्रेडिट दे रहे थे तो हमने जो प्रीवियस रेवेन्यू था उसको रिवर्स कर दिया। अब ऑप्शन और सिचुएशन डी की तरफ चलते हैं। सिचुएशन डी है कि एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट भी नहीं है और दे डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। तो जब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करते तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट तो अकाउंट फॉर नहीं होता, लेकिन अगर गुड्स डिस्टिंक्ट भी ना हो तो फिर ये हमें करना पड़ता है कि हम, और ख़ासतौर पे उसको अगर कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पर फिर आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी जो मैयर ऑफ प्रोग्रेस है वो अकॉर्डिंगली हम मैयर करते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट कितना कंप्लीट हुआ है। तो ये ज़्यादातर तो जो है बेसिकली अप्लाई होता है उन सिचुएशंस में जहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही थी ओवर टाइम, और यहाँ पर भी हम ओवर टाइम ही इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट्स ना डिस्टिंक्ट हैं यानी सेम प्रोडक्ट्स हैं, और वो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस को भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, जो एडिशनल अमाउंट है तो उससे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो ऑन दिस बेसिस अब हमारी अकाउंटिंग क्या होगी, हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको कंटिन्यूएशन ऑफ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के तौर पे अकाउंट फॉर किया जाएगा। इनिशियल जो आपको एडवांस मिला उसकी एंट्री सेम है, फिर आपने जो इनिशियल फर्स्ट डिलीवरी की 60 यूनिट्स की उनकी एंट्री भी सेम है। अब इम्पैक्ट आएगा आपका 15 Feb 2021 को जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुई। तो इस दिन आपको कस्टमर से जो पैसे रिसीव हुए वो हैं 2400। अब यहाँ पर रेवेन्यू की एक एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी और वो एडजस्टमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें जो टोटल रेवेन्यू अगर हम देखें तो 12,000 का रेवेन्यू हमारा पहले था, और फिर 2400 हमें अब मिले। तो पहले हमने 120 प्रोडक्ट्स की बात की थी, अब हमारी 30 प्रोडक्ट्स की एडिशनल बात हुई है तो 150 यूनिट्स हो गए। तो इसका मतलब है कि हमें पर यूनिट जो एवरेज बन रही है वो 96 पर यूनिट का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। सो इस हिसाब से 60 यूनिट हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं, तो हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए था वो 5760 का होना चाहिए था, हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 6000 का। तो हमें 240 से रेवेन्यू रिड्यूस करना पड़ेगा। इस एडजस्टमेंट में रेवेन्यू इंक्रीज भी हो सकता है और रेवेन्यू डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे, और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी टोटल 2400 प्लस 240 2640 से क्रेडिट हो जाएगी। तो इसके बाद क्या होगा, 28 Feb को जब हम 60 यूनिट डिलीवर करेंगे तो उन्हें भी हम 96 के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। तो 96 के हिसाब से वो रेवेन्यू बनता है 5760, और इतने की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी हम रिड्यूस कर देंगे।
फिर 10 मार्च को जब हम एडिशनल 30 यूनिट डिलीवर करेंगे तो वंस अगेन हम 96 की प्राइस स्टैब्लिश कर चुके हैं, उस हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे तो 30 यूनिट की वैल्यू जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2880। तो हम 2880 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और इतने से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को भी कम कर देंगे। तो ये फोर्थ सिचुएशन थी। तो इस क्वेश्चन में जो इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस की, उनको हमने यहाँ पर जो है कवर किया है। तो सिचुएशन 1 में गुड्स भी डिस्टिंक्ट हैं और स्टैंड अलोन प्राइस, फिर हमने बी और सी के अंदर स्टैंड अलोन प्राइस की रिफ्लेक्शन को ख़त्म कर दिया था, और सिचुएशन डी में जाके एडिशनली गुड्स भी डिस्टिंक्ट नहीं थी तो फिर क्या प्रोसेस होगा उसको डिस्कस किया। So that's all for today. Have a good day.